नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने एक बार फिर से टिप्पणी की है। अमेरिका ने इस बार कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयोचित कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिका की ओर से बार बार की जाने वाली टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर बोलने से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपसी सम्मान और समझ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव को मजबूत बनाती है। ऐसे में अन्य देशों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं केवल कानून के शासन द्वारा संचालित होती है। जो कोई भी समान लोकाचार रखता है, खासकर साथी लोकतंत्रों को इस तथ्य की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपने स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है। साथ ही साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी संस्थाओं को किसी भी बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में गुरुवार को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद बाहर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि ईडी उन्हें बहुत परेशान कर रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जबकि दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने इसी क्रम में कहा कि ईडी उन्हें अच्छे वातावरण में पूछताछ कर रही है, हम ईडी को धन्यवाद देते हैं। न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप बना रहा दबाव। हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। जिन वकीलों ने चिट्ठी को लिखे हैं उनमें प्रमुख वकील हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावे मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे प्रमुख वकील शामिल है। आइए जानते हैं कि चिट्ठी में क्या है। वकीलों में इन चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया है उनमें है कि इस खास ग्रुप कई तरीके से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश करने से लेकर अदालतों की मौजूदा कार्रवाई पर सवाल उठाना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना शामिल है। चिट्ठी में कहा गया है कि यह ग्रुप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। असल में यह ग्रुप माई वे या हाई वे वाली थ्योरी में विश्वास करता है। साथ ही बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इन्हीं की गढ़ी हुई है। वकीलों का आरोप है कि यह अजीब है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उनका बचाव करते हैं। ऐसे में अगर अदालत का फैसला उनके मनमाफिक नहीं आता तो वे कोर्ट के भीतर ही या फिर मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि कुछ तत्व जजों को प्रभावित करने या फिर कुछ चुनिंदा मामलों में अपने पक्ष में फैसला देने के लिए जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर किया जा रहा है। इनके यह प्रयास निजी या राजनीतिक कारणों से अदालतों को प्रभावित करने का प्रयास है, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी स्टेटमेंट आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के आड़ों हाथों लेते हुए उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पत्र की कॉपी को रिपोस्ट कर लिखा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लगभग 50 साल पहले कांग्रेस ने बेशर्मी से अपने स्वार्थों को दुनिया के सामने रखा था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के प्रति किसी भी तरह के प्रतिबद्ध होना नहीं चाहती है। ने एक्स पोस्ट में लिखा, 5 दशक पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचती है। प्रधानमंत्री ने कहा, अब कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।
इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहे हैं इसका जवाब अब सीधे जनता देगी। देश के 140 करोड़ जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि ऐसे अलग अलग तरीके के अनर्गल प्रलाप का क्या जवाब दिया जा सकता है। फरवरी के अंत तक फिजिकल डेफिसिट सालाना लक्ष्य के 86.5% पर पहुंचा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान है। सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट चालू वित्त वर्ष 23-24 में फरवरी के अंत तक संशोधित लक्ष्य का 86.5% या 15 लाख करोड़ रुपये रहा। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। बीते वित्त वर्ष की असमान अवधि में राजकोषीय घाटा यानी व्यय और राजस्व का अंतर बजट 2022-23 के संशोधित अनुमान का 82.8% रहा था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान है। लेखा नियंत्रक यानी सीजेई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.45 लाख करोड़ रुपये रही। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान का 81.5% है। केंद्र द्वारा किया गया कुल व्यय 37.47 लाख करोड़ रुपये रहा, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 83.4% है। अर्थव्यवस्था 2047 तक 8% की दर से बढ़ सकती है, ऐसा कहना सुब्रमण्यम का है। सुब्रमण्यम ने कहा कि स्पष्ट रूप से 8% की वृद्धि दर महत्वाकांक्षी है, क्योंकि भारत पहले लगातार 8% की दर से नहीं बढ़ पाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर देश पिछले 10 वर्षों में लागू की गई अच्छी नीतियों को दोगुना कर सके और सुधारों में तेजी लाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 8% की दर से बढ़ सकती है। सुब्रमण्यम ने कहा कि स्पष्ट रूप से 8% की वृद्धि दर महत्वाकांक्षी है, क्योंकि भारत पहले लगातार 8% की दर से नहीं बढ़ पाया है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। वेंकट सुब्रमण्यम ने टाइम्स नाउ समिट में गुरुवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस तरह की वृद्धि दर्ज की है, अगर हम पिछले 10 वर्षों में लागू की गई अच्छी नीतियों को दोगुना कर सकते हैं और सुधारों में तेजी लाएं, तो भारत यहां से 2047 तक 8% की दर से वृद्धि कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2023 के अंतिम 3 महीनों में उम्मीद से बेहतर 8.4% की दर से बढ़ी, जो पिछले 1.5 साल में सबसे तेज गति है। अक्टूबर-दिसंबर में वृद्धि दर के दम पर चालू वित्त वर्ष के अनुमान को 7.6% तक बढ़ा दिया गया। सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर भारत 8% की दर से बढ़ता है तो 2047 तक भारत 55,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक ने रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इससे पहले कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। IT के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई। अभी फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउंट, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले भी याचिका को खारिज कर चुका है। बीते कई दिनों से बांग्लादेश में इंडिया आउट के नारा के बीच बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने भारत को लेकर कहा, विपक्ष पहले अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाएं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में उनके विरोधियों की ओर से चलाए जा रहे भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के अभियान के जवाब में साड़ी का मुद्दा छेड़ा है। शेख हसीना ने कहा कि जब विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे, तभी यह साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई और AI दोनों बोलता है। इंटरव्यू में बिल गेट्स के साथ बोले PM मोदी ने इस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, मैं गांव की महिलाओं के हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं। मैं इन दिनों ड्रोन दीदी से बातें करता हूं, उनको इतनी खुशी होती है। वो कहती है कि हमको साइकिल चलाना नहीं आता था और आज हम पायलट बन गए हैं, ड्रोन चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है। यह पूरी बातचीत
शुक्रवार को आएगी। गुरुवार को एनआईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस इंटरव्यू का प्रोमो शेयर किया है, जिसमें बिल गेट्स प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू की थीम फ्रॉम एआई टू डिजिटल पेमेंट्स है, जिसमें पूरी बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के योगदान पर केंद्रित है। प्रोमो देखकर पता चलता है कि बिल गेट्स और पीएम मोदी ने एआई के अलावा डिजिटल क्रांति, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, नारी शक्ति और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर भी बातचीत किए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रयास निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनका लाभ हो सकता है। धन्यवाद।